एक समय पहले की बात है। एक गांव में दो सहेलियां रहती थीं, गंगा और सुमृता। सुमृता बहुत ही सुंदर थी, इस वजह से उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया। और गंगा थोड़ी कम सुंदर थी और कम पढ़ी लिखी थी, इस वजह से उसका विवाह एक लोहार के साथ हुआ। तुम ठीक से देखती नहीं हो क्या? सारा घर गंदा पड़ा है और तुम यहाँ आंगन में झाड़ू भी नहीं लगा रही हो, बस इधर उधर टहल रही हो। अच्छे से झाड़ू करो, वरना कल को तुम्हारी जगह कोई और नौकरानी रख लूंगी। मालकिन, श्यामा के जैसा ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। मैं यहाँ से सफाई करने के बाद सारा घर साफ कर दूंगी। क्षमा कर दीजिए मालकिन। हाँ हाँ, आ ही गई ना अपनी औकात पर। तुम नौकरों के सिर पर अगर मैं ना रहूं तो तुम लोग तो सिर के ऊपर से ही गुजर जाओगे। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, अभी के अभी ये आंगन साफ करो और उसके बाद घर के अंदर से भी पूरी सफाई कर देना, समझी? एक पल की भी देर नहीं होनी चाहिए। स्मृति को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और वो धनवान भी थी, इसलिए उसका घमंड और भी अलग स्तर पर था। इधर दूसरी तरफ गंगा की दीवारों से भी गरीबी झलक रही है। एक तरफ घमंडी और धनवान सहेली है और दूसरी तरफ गरीब लेकिन खुश स्वभाव और अच्छे आचरण वाली सहेली है। सुनिए जी, आज खाने के लिए बस एक ही रोटी है, आपके लिए बना दी है। आप जल्दी से खा लें और अपने काम के लिए निकल जाएं। बाजार देर से पहुंचे तो आपके हथियार बिक नहीं पाएंगे। क्या सिर्फ एक रोटी? ओह, तो अगर वो रोटी भी मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? ना ना, मुझे भूख नहीं है, रोटी तुम खा लो। मैं बाजार में जो कुछ कमाऊंगा वहां से खा लूंगा। आशा है आज कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा। इतना कहकर गंगा का पति बाजार की ओर निकल जाता है और गंगा आंखों में आंसू लिए उसे दूर तक देखती रहती है। हाँ ऊपर वाले, आज मेरा पति घर से कुछ खाए बिना ही चला गया है। बस इतनी कृपा कर देना कि आज मेरे पति के कुछ हथियार बिक जाएं, ताकि वो और मैं पेट भरकर खाना तो खा सके। गंगा और सुमित्रा दोनों के घर करीब करीब ही थे। यही वजह थी कि सुमित्रा जब भी कभी गंगा के घर के सामने से गुजरती तो उसका मजाक बनाना कभी नहीं भूलती। आज भी जब सुमित्रा गंगा के घर के पास से गुजरी तो उसने वही घमंड भरा व्यवहार दिखाया। अरे, ये तो सुमित्रा आ रही है। आज भी लगता है आकर चार बातें सुनाकर ही जाएगी, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं मेहमान नवाजी के लिए क्या पेश करूंगी? अरे, कितनी गंदी जगह रहती हो तुम। तौबा तौबा, यहाँ आना भी किसी सजा से कम नहीं है। कैसे रह लेती हो तुम यहाँ? टूटी फूटी झोपड़ी और ऊपर से गाय के गोबर की बदबू। उफ, तौबा, मैं तो एक पल भी यहाँ ना रहूं। वो ये बात तो सही है, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ तो बस हम गरीब ही रह सकते हैं। तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। उफ गंगा, नहीं नहीं, यहाँ तो तुम्हारी बदबू में सांस लेना भी मुश्किल है। कोई यहाँ बैठ सकता है क्या? ऊपर से ये टूटी फूटी झोपड़ी। उफ तौबा, हम दोनों एक साथ पले बड़े थे और आज देखो, कहाँ तुम्हारा भाग्य और कहाँ मेरा। हाँ, सब किस्मत का खेल है। अब ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में जो भी लिखा है उसे काटना तो पड़ेगा ही। उफ तौबा, तुम तो शुरू से ही गवार थी, तभी तो ये सब तुम्हारे साथ हुआ। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो। मैं यहाँ किसी काम से आई थी। वो ना, मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर में काम करोगी? मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं भी माँ बनने वाली हूँ। ठीक है रीति, तुम्हें अगर काम में मदद की जरूरत होगी तो मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। एक तो तुम गरीब लोगों के नखरे ही बहुत होते हैं। तुम लोगों की जब कोई मदद करना चाहता है ना, तो तुम लोग ज्यादा ही सर पर चढ़ जाते हो। खैर, अपने पति से पूछ लेना और फिर काम पर आ जाना। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है और गंगा उसे हसरत भरी निगाहों से देखती रहती है। शाम को जब गंगा का पति घर आता है तो गंगा अपने पति को बताती है। सुनिए जी, आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी थी। आज सुमृति मेरी सहेली हमारे घर आई थी। अच्छा, कौन सी? वही तुम्हारी अमीर सहेली जो इस गांव के कलेक्टर की पत्नी है? तुम उसी की बात कर रही हो ना, जिसके आगे पूरा गांव सिर झुकाकर चलता है? हाँ वही।
दरअसल बात यह है कि वो आज हमारे घर किसी काम से आई थी। क्या बात कर रहे हो? हम जैसे गरीब लोगों के घर अमीरों को क्या काम पर जाना है? वो चाहती है कि मैं उसके घर काम करूं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन। कह रही थी कि बहुत अच्छी पगार भी दूंगी। सुनिए ना जी, मैं क्या कहती हूँ, आप कहो तो मैं अगर अपनी सहेली के घर काम कर लूंगी तो आपके हाथ बटा लूंगी और कुछ पैसे आ जाएंगे। घर में तो हम भी अच्छा खाना खा सकेंगे। गंगा, अब तुम दूसरों के घरों में काम करोगी? क्या मैं सच में मर गया हूँ? मेरे जीते जी तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो वो सहेली हर पल तुम्हें नीचा दिखाती है, ताना मारती है, तुम्हारे दुख पर हंसती है। जरा सोचो, उसके घर में तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी। हर कदम पर अपमान, हर बात पर जिल्लत। मैं ये सहन नहीं कर सकता। नहीं जी, आप ऐसा मत सोचिए। मेरी सहेली ऐसी नहीं है। वो मेरी मदद करना चाहती है। उसने खुद कहा है कि वो अच्छी पगार देगी। अगर मैं उसके घर काम कर लूंगी तो आपके हाथ भी बट जाएंगे और घर की हालत भी थोड़ी संभल जाएगी। मैं किसी के आगे झुकने नहीं जा रही, बस अपने घर के लिए कर रही हूँ। ठीक है गंगा, अगर तुम्हारा मन यही कहता है तो मैं मना नहीं करूँगा। अगर वो सच में मदद करना चाहती है और तुम्हें सम्मान के साथ रखेगी तो तुम वहाँ काम कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, अपना मान सम्मान सबसे ऊपर है। अगर जरा भी अपमान हुआ तो तुरंत वापस आ जाना। सुबह जब हुई तो गंगा सुमृता के घर काम करने के लिए पहुंची। पहले ही दिन से सुमृता उसके साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था तुम्हारा पति जब अच्छी पगार की बात सुनेगा तो तुम्हें किसी के घर नौकरानी बनने से नहीं रोकेगा। मजाक कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम मुझे काम बता दो, क्या क्या काम करना है। सुमी सारा दिन उससे काम करवाती रही। पूरा घर साफ करवाया, आंगन साफ करवाया और फिर उस पर चिल्लाने लगी। तुम अभी तक बस आंगन की सफाई में ही लगी हो, घर के सारे कमरों की सफाई तो तुमने की ही नहीं है। देखो गंगा, जरा दिमाग में साफ रखो, तुम यहाँ मेरी सहेली बनकर नहीं बल्कि नौकरानी बनकर आई हो, समझी? काम ढंग से और अच्छे से करो, वरना कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। सुमो, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने तो पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दी है और खाना भी बना दिया है। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो साफ साफ बता दो। यूँ बिना बात के मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? वाह वाह, क्या बात है गंगा। एक तो मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें अपने घर में काम पर रखा है, और ऊपर से तुम मेरे सामने जबान दराजी कर रही हो। जानती हो ना मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी वो सहेली नहीं हूँ, मैं इस गांव के कलेक्टर की पत्नी हूँ। समझ लो, मेरे साथ जबान दराजी मत करना। मैं माफी चाहती हूँ मालकिन, आज से मैं पूरा ख्याल रखूंगी। मुझे समझ आ गया है कि मैं यहाँ आपकी सहेली नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। अब से कोई गलती नहीं होगी। हाँ हाँ ठीक है, समझ आ गया है तो अच्छा है। अच्छा सुनो, मैंने कुछ बचा हुआ खाना दरवाजे के बाहर रख दिया है, ले जाना, तुम्हारे और तुम्हारे पति के काम आ जाएगा। वो क्या है ना, हमारे घर में बासी खाना नहीं खाया जाता, फेंकने से बेहतर है तुम ले जाओ। जी मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की पगार भी मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। घर में आज चूल्हा जल जाता और मेरे पति को भी थोड़ा सुकून मिल जाता। आज की चीज के पगार? आज तो तुमने ठीक से काम ही नहीं किया। अच्छा चलो, ये देंगे पगार, कल ले जाना। आज बचा हुआ खाना ले जाना बस। जी मालकिन, जैसा आपको ठीक लगे। इसी तरह समय बीतता गया। गंगा कभी खाना तो कभी पगार लेकर अपने घर जाती रही। थोड़ा हाल सुधरता गया। सुमी गंगा को हर रोज बहुत जलील करती, उसे नीचा दिखाती। और फिर एक दिन, हाय रे गंगा, ये क्या हो गया? अरे सत्यानाश हो गया, ये तो लड़की पैदा हो गई। तूने तो मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अब बता, इस लड़की का क्या करेंगी? क्या इसे भी अपनी तरह घर घर नौकरी करवाएगी? हाय राम, मुझे तो ये आस थी कि लड़का होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन तूने तो किस्मत ही पलट दी। ये सुन सुनकर गंगा पर मानो कयामत टूट पड़ी थी। गंगा की सास ने पूरा घर उठाकर अपने सिर पर रख लिया था और दूसरी तरफ सुमी के घर में बेटे का जन्म हुआ।
सारा घर सजाया गया। चारों तरफ खुशियों और रोशनी का ऐसा समा था कि जैसे सारी दुनिया जश्न में डूब गई हो। बच्चा सभी की दुआओं और आशीर्वादों के साथ सुमी को सौंपी बड़ा हुआ था और मानो पूरी दुनिया दो उलझी तकदीरों का तमाशा देख रही हो। एक तरफ गंगा की तबाही, दूसरी तरफ सुमी की खुशियों का महाकुंभ। सुमी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज हम पूरे गांव में दान धर्म का ऐसा आयोजन करेंगे कि हर कोई खुशी और उत्साह से झूम उठेगा। ऐसा ही किया गया। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं और खुशियां